हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हिस्ट्री पथ की एक और क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सल्तनत काल। तो बिना कोई टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल चलता है हमारा 1206 से 1526 तक। मैंने आपको बोला था कि जो खलीफा होता है, खलीफा इस्लाम धर्म का राजनीतिक और धार्मिक प्रधान होता है। और खलीफा का जो शासन क्षेत्र होता है उसको सल्तनत कहा जाता है। और उस शासन क्षेत्र में जो भी शासक शासन करता है उसको हम सुल्तान कहते हैं। और हमारे इस सल्तनत काल में भी सभी शासकों ने जो खलीफा है उससे वैधानिक पत्र प्राप्त किया था। इसका मतलब कि हम खलीफा की सत्ता के अधीन हैं। तो इसीलिए सत्ता के अधीन है मतलब वो खलीफा का क्षेत्र माना जाएगा और उसको सल्तनत पर कहा जाएगा। और जो शासक बनेंगे उनको सुल्तान कहा जाएगा। तो इसलिए सल्तनत काल के सभी शासकों को सुल्तान कहा जाता है। और मुगल काल के जितने भी शासक हो उनको बादशाह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने किसी भी खलीफा से कोई भी मान्यता पत्र प्राप्त नहीं किया। तो पहला पॉइंट मैं यही लिख लेता हूँ। खलीफा का क्षेत्र सल्तनत। और शासक सुल्तान। बस आपको मैंने समझा दिया। बस ये समझने वाली बात थी कि जो खलीफा का क्षेत्र होता है उसको सल्तनत कहा जाता है और उस क्षेत्र में जो भी शासक शासन करता है उसको हम सुल्तान कहते हैं। अब बात करते हैं सल्तनत काल की। तो जो हमारा जो पहला वंश आता है। हाँ ठीक है। गुलाम या जिसको हम कहते हैं दास वंश। 1206 से 1290 तक ये सल्तनत काल का पहला वंश है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश शुरू करें इसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इसको और किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो इसके दो विभाजन है। एक विभाजन किया है जो कि उस समय के फारसी इतिहासकार थे उन्होंने। और जो दूसरा विभाजन है वो किया है आधुनिक इतिहासकारों ने। फारसी इतिहासकारों ने गुलाम या दास वंश को मुइज्जी वंश कहा है, कुतबी वंश कहा है, शमशी वंश कहा है और बलबनी वंश का है। क्यों का है हम सब आगे बात करेंगे। दूसरा जो आधुनिक इतिहासकार हुए उन्होंने इसको गुलाम वंश भी कहा है, दास वंश भी कहा है, मामलुक वंश भी कहा है और आदि तुर्क वंश भी कहा है या आरंभिक तुर्क वंश भी कहा है। और हाँ इतने इतने ही नाम है। तो पहले हम इसका परिचय कर लेते हैं कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद में हम शुरू करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ विभिन्न नाम। पहले बात करते हैं फारसी इतिहासकारों द्वारा विभाजन कि फारसी इतिहासकारों ने गुलाम वंश को कौन कौन से नाम दिए हैं। तो जो पहला नाम है वो उन्होंने दिया था मुइज्जी वंश। दूसरा कुतबी वंश। तीसरा शमशी वंश।
और चौथा बलबनी वंश। जो हमने मोहम्मद गोरी का आक्रमण पढ़ा था, तो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। तो उसके उसका जो वंश था वो मुइज्जी वंश कहलाता था। और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद में ही भारत में सल्तनत काल की स्थापना हुई थी। इसलिए फारसी इतिहासकारों ने इसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी से मानी है। और मोहम्मद गोरी का जो वंश था वो मुइज्जी वंश कहलाता है। और उसके बाद में जो भी शासक बने वो मोहम्मद गोरी के ही गुलाम या दास थे। तो इसलिए इतिहासकार इसको मुइज्जी वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था और उसका वंश मुइज्जी था। इसलिए जो शासक बने उनको मुइज्जी वंश से वो संबंधित मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार मोहम्मद गोरी के कारण इसको कहते हैं मुइज्जी वंश। ठीक है। फिर बात करते हैं इसको कुतुबी वंश क्यों कहते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का संस्थापक था एक तरीके से, क्योंकि पहला शासक वही था। जो सल्तनत काल का आरंभ होता है तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक से ही उसका आरंभ करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक से ही बाद में एक और शासक बनेगा जिसका नाम है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह दोनों दोनों ही कुतुबी वंश से संबंधित है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश है उसको हम कहते हैं कुतुबी वंश। और उसके बाद में शमसी वंश। फिर हम पढ़ते हैं कि आराम शाह के बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश शासन बनता है। और फिर 1210 से लेके 1266 तक इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी है वही शासन करते हैं। तो इस कारण इसको शमसुद्दीन इल्तुतमिश के कारण शमसी वंश भी कहा जाता है, जो कि 1266 तक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी शासन करते हैं। फिर बलबनी वंश। फिर 1266 में बलबन शासक बनता है और 1266 से 1290 तक बलबन और उसके जो वंशज है वो शासन करते हैं। तो उसी इसीलिए बलबन एक बहुत ही मजबूत शासक था। तो उसके नाम पे इसका नाम बलबनी वंश भी इसको कहते हैं, जिसके उत्तराधिकारी 1266 से 1290 तक शासन करते हैं। तो मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और बलबन, इन चारों के नामों के आधार पर इतिहासकार इसको मुइज्जी वंश भी कहते हैं, कुतुबी वंश भी कहते हैं, शमसी वंश भी कहते हैं और बलबनी वंश भी कहते हैं। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के कारण। शमसी वंश इल्तुतमिश के कारण। के वंशज शासन करते हैं इसलिए। और बलबन वंशज। अब बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुबी वंश है, इस कुतुबी वंश की जो अवधि है ना वो है 1206 से 1210 तक। कुतुबी वंश में दो ही शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। आराम शाह के बाद में बनते हैं इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसी के आधार पर इस वंश का नाम भी इन्होंने शमसी वंश माना है। और इसका जो कार्यकाल रहता है शमसी वंश का वो 1210 से 1266 तक रहता है। फिर 1266 में नासिरुद्दीन महमूद को हटाकर बलबन शासक बनता है। और उसके बाद में बलबन, फिर केकुबाद और फिर केयुरमर्स बलबन के वंशज थे। केकुरमास और केकुबाद और केयुरमर्स, जो कि 1290 तक शासन करते हैं। तो 1266 से 1290 तक ये बलबनी वंश चलता है। फिर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी क्यों कयूरमस को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना करता है, जो कि हम गुलाम वंश के बाद में पढ़ेंगे। तो ये चार नाम दिए हैं इनको फारसी इतिहासकारों ने, मुइज्जी वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। और मैंने बता दिया कि इनका जो कालक्रम है और इनका जो कार्यकाल है वो कितना है। कुतुबी वंश का 1210 तक है, शमसी वंश का 1266 तक है और बलबनी वंश का 1290 तक है। और 1290 में जो हमारा गुलाम या जो दास दास वंश है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहासकारों ने कौन कौन से नाम दिए, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जगह है आधुनिक इतिहासकार। अब आधुनिक इतिहासकारों ने इसको पहला तो कहा है
गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। और जो बलबन थे, बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम था। तो गुलाम इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों किसी ना किसी के गुलाम थे। और यार दास थे, गुलाम और दास एक ही शब्द है, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है, लिख लेता हूँ। अरे भाई, किस्मत खराब है यार, लाइट चली गई भाई वापस। अभी आ गई है लाइट। आई होप कि अभी ना जाए। तो जो पहले हम जहाँ जहाँ पे हमने वो बात एंड की थी, वहीं से मैं वापस स्टार्ट करता हूँ और दोनों को मैं साथ में वीडियो को मर्ज कर दूंगा। हम बात कर रहे थे जो गुलाम वंश है उसके विभिन्न नामकरण की, कि इसको फारसी इतिहासकारों ने कौन कौन से नाम दिया है और आधुनिक इतिहासकारों ने कौन कौन से नाम दिए हैं। जिसमें हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन तीनों गुलाम थे। अब बात करते हैं इल्बरी वंश। अब इल्बरी वंश क्यों कहा जाता है? इल्तुतमिश और जो बलबन थे, वो दोनों, उनका जो वंश था वो इल्बारी वंश कहलाता था। वो इल्बारी तुर्क थे। तुर्कों की बहुत सारी श्रेणियां होती है और बहुत सारी श्रेणियों के तुर्क हैं। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं, जब हम गुलाम वंश के बाद में खिलजी पढ़ते हैं तो खिलजी भी तुर्क थे। जब हम तुगलक पढ़ेंगे तो वो भी तुर्क थे। और वो तुर्कों में कोरोना तुर्क थे, जो तुगलक थे वो। तो इस प्रकार तुर्कों की भी विभिन्न श्रेणियां थी। तो उसमें इल्तुतमिश और जो बलबन थे वो इल्बारी तुर्क थे। और इल्तुतमिश और बलबन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, तो उन्हीं के नाम पे कुछ इतिहासकार इसको, गुलाम वंश को, इल्बारी वंश भी कहते हैं। बिकॉज इल्तुतमिश एंड बलबन दोनों का दोनों जो तुर्क थे, वो तुर्कों की इल्बारी जो शाखा है उससे संबंधित थे। ठीक है। इल्तुतमिश व बलबन इल्बारी तुर्क। अब आते हैं तीसरे नाम पे, मामलुक वंश। अब ये मामलुक कौन है? तो जब इस्लाम का प्रचार हो रहा था, और इस्लाम का प्रचार जब नॉर्थ में होता है, यानी मध्य एशिया के जो ऊपर का एरिया है, उत्तरी मध्य एशिया, वहां पे जब इसका प्रचार होता है तो वहां पे बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जिनका कोई धर्म नहीं था। और जब इस्लाम का वहां पे प्रचार हुआ तो उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया। और इस्लाम ग्रहण कर लिया तो जो जिनका आक्रमण उस एरिया में हुआ था, उन्होंने उनको गुलाम बना दिया। और जो वो लोग थे, एक तो उनका जो रंग था वो बहुत ही, मतलब उनका जो रंग था वो गोरा था। और दूसरी बात, उनको अच्छे से एक सैनिक ट्रेनिंग भी दी गई थी बाद में। तो ऐसे जो लोग होते थे जिनको गुलाम बनाया जाता था और जिनके पास में सैनिक प्रशिक्षण होता था और जिनका रंग श्वेत होता था, उन्हें मामलुक कहा जाता था। वापस समझना अगर समझ में नहीं आया तो, जैसे कि इस्लाम, ये मध्य एशिया हम मानते हैं इसको। और जब इस्लाम का प्रचार ये उत्तरी मध्य एशिया की ओर होता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी घुमंतू जनजातियां होती है जिनका कोई धर्म नहीं होता है। तो ये फिर हो जाती है इस्लाम में कन्वर्ट। जब ये इस्लाम में कन्वर्ट होती है तो इनको गुलाम बना दिया जाता है, जो यहाँ पर आक्रमण करता है। गुलाम बनाने के बाद में इनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्योंकि पहली बात तो इनको सैन्य प्रशिक्षण दिया दिया जाता है, दूसरी बात इनका जो रंग था वो श्वेत था, और तीसरी बात क्योंकि ये जो थे वो तुर्क थे, बाद में तुर्क बने, और मतलब तुर्क थे, बाद में इनका इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसे लोग जिनका रंग श्वेत हो, जिनके पास में सैन्य प्रशिक्षण हो और वो किसी शासक के अधीन गुलाम रहे हो, उनको कहते हैं मामलुक। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और बलबन एक तरीके से गुलाम ही थे,
उनको खरीदा गया था, खरीदने के बाद में उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था, सैन्य प्रशिक्षण देने के बाद में उनको जो है आगे सत्ता सौंपी जाती थी। तो इसलिए इसको मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नाम दिया है ना, ये दिया है प्रोफेसर हबीबुल्ला ने। और क्यों कहा जाता है, तो मैं ना इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहा हूं, आप उसको बस समझ जाना। वाइट कलर ट्रेन्ड स्लेव्स, यानी कि गोरे रंग वाले प्रशिक्षित गुलाम। और गोरे रंग के जो प्रशिक्षित गुलाम होते थे उन्हें मामलूक कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन गुलाम रहे थे। रंग गोरा रहा होगा तभी बोला होगा। और वो गुलाम भी थे और उनको सैन्य प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसलिए प्रोफेसर हबीबुल्ला ने इसको मामलुक वंश भी कहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को मध्य एशिया में मामलुक कहा जाता था। ठीक है, फिर आते हैं अंतिम, आरंभिक या आदि तुर्क। ये जो नाम दिया है, ये दिया है प्रोफेसर अजीज अहमद ने। प्रोफेसर अजीज अहमद ने कहा कि इनको आरंभिक या आदि तुर्क कहना सही होगा, क्योंकि इसके बाद में जो खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, जो सैयद वंश आता है, ये सब तुर्की शासक थे। लेकिन इसकी जो स्थापना की थी वो इसी गुलाम वंश से हुई थी। तो जिसने तुर्कों का भारत में बेस तैयार किया और पृष्ठभूमि तैयार की शासन के लिए, तो ऐसे तुर्कों को उन्होंने कहा आदि तुर्क थे। इसके बाद में जो भी तुर्क आए वो इसीलिए वहां पर शासन कर पाए, क्योंकि इन तुर्कों ने उनको शासन स्थापित करके दिया था। और क्योंकि चूंकि ये प्रारंभिक तुर्क थे, इससे पहले भारत पर कोई भी तुर्कों की सत्ता स्थापित नहीं हुई थी और इन्होंने ही स्थापना की थी, इसलिए प्रोफेसर अजीज अहमद ने इनको आरंभिक या आदि तुर्क भी कहा है। तो बस ये याद रख लेना कि इसने कहा है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं याद करने के लिए। तो हाँ, हमने विभिन्न नाम पढ़ लिए, मुइज्जी वंश, कुतुबी वंश, शमशी वंश, बलबनी वंश, और ये जो ये बोला है फारसी इतिहासकारों ने। और जो आधुनिक इतिहासकार है उन्होंने कहा है गुलाम वंश, दूसरा इलबारी वंश, तीसरा मामलुक वंश और चौथा है आरंभिक तुर्क वंश। ठीक है, अब इसमें कहा जाए तो ये जो आरंभिक तुर्क वंश है, आरंभिक आदि तुर्क वंश है, ये ज्यादा सही प्रतीत होता है कि हाँ ये तुर्क थे और प्रारंभिक तुर्क यही थे। इन्हीं के बाद में शासन स्थापित होता है और फिर दूसरे तुर्क आके शासन करते हैं, जो कि 1526 तक चलता है। लेकिन इसका जो पॉपुलर नाम है वो गुलाम या दास वंश में इसको बोलते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि फारसी इतिहासकारों ने क्या नाम दिए, क्यों नाम दिए, आधुनिक इतिहासकारों ने क्या नाम दिए और क्यों नाम दिए, बस इतनी सी बात हमको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं ये अभी ना मिटा देता हूँ। डस्टर कहाँ पर है? तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अच्छा रहेगा ना कि पूरा बोर्ड मिलेगा तो लिखने में आसानी होगी। मैं मिटा देता हूँ उसको। आपको अगर लिखना हो तो आप पॉज करके लिख लेना वीडियो में, है ना। अब आते हैं हमारे पहले शासक पर, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपको फ़ॉन्ट कम दिख रहे हैं ना, तो मैं हर एक फैक्ट को जब लिख रहा हूँ ना, तो मैं बोल के लिख रहा हूँ, तो आपको मेरी वॉइस से भी समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। और कैमरे में फ़ॉन्ट है वो साफ दिख रहे हैं, लेकिन मैं छोटे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड ना काफ़ी लिमिटेड है। अगर मैंने ज़्यादा बड़े बड़े फ़ॉन्ट लिखे ना, तो फिर 2-3 बातों में फिर पूरा बोर्ड ही भर जाएगा
और फिर जो कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर बार बार मिटाना पड़ेगा, फिर वापस लिखना पड़ेगा, फिर वापस मिटाना पड़ेगा, फिर वापस लिखना पड़ेगा। तो मैं इसलिए फॉन्ट की साइज को मैं जानबूझ के छोटा रख रहा हूँ ताकि ज़्यादा कंटेंट कम समय में कवर हो पाए और बार बार हमें मिटाने लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए बाकी आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, मजबूरी है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन करता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार उसके बारे में परिचय में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम पहली चीज तो जो पढ़ेंगे, परिचय ही पढ़ेंगे इसका कि आरंभिक जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर पढ़ेंगे कुछ विशेष तथ्य, फिर पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ लेंगे हम हाँ राजनीतिक जीवन, राजनीतिक, उसके बाद में सांस्कृतिक व साहित्यिक उपलब्धियां। तो हमने सल्तनत काल शुरू कर दिया है, उसमें हमने गुलाम वंश को किन किन नामों से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, वो हमने देख लिया है। और अभी हम आरंभ करने जा रहे हैं सल्तनत काल के पहले शासक को, जो कि गुलाम वंश दास वंश से संबंधित है और जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात करते हैं इसके परिचय की। अब यहाँ पे मैं वही पॉइंट लिखूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी की फालतू चीजें नहीं लिखने वाला मैं, लेकिन बोल के आपको मैं समझा देता हूँ। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ में था। और उसमें विजय के बाद में जो मोहम्मद गोरी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजते हैं अजमेर अभियान पर। तो एक साल बाद में यानी कि 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर पर अधिकार स्थापित करता है और वहां पर एक विद्रोह होता है, उसका दमन करता है। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जो कन्नौज के जो शासक थे घेड़वाल शासक जयचंद के बीच में, तो वहां पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ में था। उसके बाद में 1195 में कुतुबुद्दीन रणथंभौर अभियान करता है और उसके बाद में कोल, अलीगढ़ और बुंदेलखंड अभियान करता है। फिर 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने वाली होती है, उससे पहले उसको मोहम्मद गौरी भारतीय क्षेत्रों का अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके जाता है और भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी यानी कि वली अहद नियुक्त कर देता है। तो परिचय में कुछ 4-5 पॉइंट है वो मैं लिख लेता हूँ, फिर बात करेंगे कुछ विशेष तथ्यों पर। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कहाँ कहाँ पे भाग लिया, इसको कैसे लिखें, ऐसे ही लिखते हैं ना। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, मैं सीधी लाइन में लिख रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा ना तो फिर वापस बोर्ड भर जाएगा। उसके बाद में 1193 अजमेर अभियान, ये होता है 1193 में। फिर चंदावर का युद्ध, चंदावर युद्ध जो कि होता है 1194 में। ठीक है, फिर एक, ठीक है, फिर होता है रणथंभौर अभियान, 1195 में। उसके बाद में कोल क्षेत्र है, अलीगढ़ व बुंदेलखंड अभियान। और ये जो तीन अभियान ये करता है ना, ये करता है 1195 से 1199 के बीच में। तो 1192 से 1199 तक इन 7 सालों में तराइन का द्वितीय युद्ध, अजमेर अभियान, चंदावर युद्ध, रणथंभौर अभियान, कोल, अलीगढ़ व बुंदेलखंड अभियान, और ये जो हुआ था ना बुंदेलखंड अभियान, ये हुआ था परमवर्ती देव के विरुद्ध।
तो इन क्षेत्रों पर अभियान करता है और मोहम्मद गौरी के विभिन्न अभियानों में साथ रहता है और बाकी के क्षेत्रों पर भी ये अपना अधिकार स्थापित करता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि जिसको कहा जाता था मलिक नियुक्त किया। हमने पिछली कक्षा जो हमारी थी मध्यकालीन भारत की, उसमें पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में उसके साम्राज्य का 4 भागों में विभाजन कर दिया गया था, जिसमें गजनी अलग था, मुल्तान और उच्च अलग था, गौर क्षेत्र अलग था और भारतीय क्षेत्र अलग था। तो मोहम्मद गौरी ने इन 4 क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि अपनी मृत्यु से पूर्व नियुक्त कर दिए थे कि जो मेरा भारतीय क्षेत्र है वहां पर मेरा प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो गजनी का क्षेत्र है वहां पर यलदौज है, और जो मुल्तान और उच्च का जो क्षेत्र है वहां पर कुबाचा है, और जो गौर क्षेत्र है वहां पर मेरा जो उत्तराधिकारी है गियासुद्दीन मोहम्मद वो शासन करेगा। तो भारतीय क्षेत्रों में इसने नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, फिर तीसरी बात, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले ये मोहम्मद गौरी इसको प्रतिनिधि नियुक्त करता है, उसके बाद में इसको अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त करता है कि अगर मेरी जब भी मेरी मृत्यु होगी और मेरी मृत्यु के बाद में जो भारतीय क्षेत्र है वहां पर मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। पहले प्रतिनिधि नियुक्त किया खुद का, जैसे मैं हूं और मैं 4 क्षेत्रों पर अगर मैं अधिकार स्थापित करता हूं तो वहां पर मैंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अब मैं चाहूं तो उन प्रतिनिधि को उसकी जगह पे दूसरा भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हूं, किसी और को भी नियुक्त कर सकता हूं, उनका ट्रांसफर भी कर सकता हूं। लेकिन जिन जगह पर जिन व्यक्ति को नियुक्त किया गया, मोहम्मद गौरी ने फिर अपनी मृत्यु से पूर्व यही बोला कि जो भारतीय क्षेत्र है वहां पर अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में भारतीय क्षेत्रों पर शासन कुतुबुद्दीन ऐबक ही करेगा और मैं उसको अपना भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी को बोलते थे उस इस्लाम में वली अहद, नियुक्त करता हूँ। जैसे मुल्तान और उच्च में कुबाचा को नियुक्त किया, यलदौज को गजनी में नियुक्त किया और गौर में गियासुद्दीन मोहम्मद को नियुक्त किया, वैसे ही भारत में भी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया कि मेरी मृत्यु के बाद में भारतीय क्षेत्रों पर ये शासन करेगा। ठीक है, मृत्यु पूर्व गौरी ने ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी वली अहद नियुक्त किया। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, तो हम जब साहित्यिक उपलब्धियां पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसमें हम एक नाम पढ़ेंगे फक्र ए मुदब्बिर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में साहित्यकार थे। उन्होंने ये बात की और समकालीन साहित्यकार थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के साहित्यकार थे, गौरी के समय के साहित्यकार थे, और उन्होंने ये बात बोली है। तो इस बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि हाँ, मोहम्मद गौरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का उत्तराधिकारी यानी कि वली अहद घोषित किया था। मैं लिखता हूँ जानकारी कहाँ से मिलती है। फक्रे मुदब्बिर, ये पुस्तक का नाम नहीं है, ये लेखक का नाम है, फक्रे मुदब्बिर, इससे ये जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ठीक है, ये नियुक्त हो जाता है, लेकिन अभी तक मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी गुलामी से मुक्त नहीं किया था। गुलामी से मुक्त करता उससे पहले ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो फिर मोहम्मद गौरी ने तो इसको गुलाम से मुक्त किया नहीं, ये अभी भी गुलाम था। और एक गुलाम को शासक स्वीकारना सब लोगों के लिए
एक आसान बात नहीं होती है। फिर लोग विरोध करते हैं कि गुलाम है और एक गुलाम कभी शासक नहीं बन सकता है। तो इसके लिए इसने 1208 में जो गौर में जो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी था गियासुद्दीन मोहम्मद, उसके पास में अपना एक दूत भेजा और दूत को भेजकर कहा कि आप मुझे गुलामी से मुक्त करिए, क्योंकि आप उत्तराधिकारी हैं मोहम्मद गौरी के, तो आपके पास में वो अधिकार है मुझे गुलामी से मुक्त करने का। तो 1208 में गियासुद्दीन मोहम्मद एक फरमान भेजता है, उसमें उसके साथ में राजसी आदेश होते हैं और जो ध्वज होता है, पताका होती है, वो भेजता है। और उसमें फिर लिखा होता है कि मैं कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्त करता हूँ, और भारतीय क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक एक वैधानिक शासक बन जाता है। कब बनता है? 1208 में। 1206 से लगाकर 1208 तक वो मलिक और सिपे सलार, सिपे सलार मतलब कि किसी का प्रतिनिधि, जिसे हम रिजेंट बोलते हैं, उसी के अनुरूप शासन करता है, वह सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है। यही बात मैं लिख रहा हूं। शासक बनने पर सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि स्वयं को मलिक, यानी कि प्रतिनिधि किसका? तो मोहम्मद गौरी का, तथा सिपे सलार मतलब कि आप, आपकी जो लॉयल्टी है वो मोहम्मद गौरी के लिए है, और आप अभी तक खुद को उस लॉयल्टी से मुक्त नहीं कर रहे हो, अभी तक खुद को प्रतिनिधि मान रहे हो मोहम्मद गौरी का, ना कि खुद को स्वतंत्र शासक मान रहे हो, तो उसको बोलते हैं सिपे सलार। तो मलिक तथा सिपे सलार कहा। कहा, ओके, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट, 1208 में गियासुद्दीन, अब ये मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी था गौर क्षेत्र में, पिछली क्लास में बात कर चुके हैं इसके बारे में। गियासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दासता से मुक्त किया, व सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है, गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दासता से मुक्त किया और इसको सुल्तान की उपाधि दी कि अभी आप भारतीय क्षेत्रों के वैधानिक शासक हो, आप मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि मैं मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी हूं, तो मेरे पास में अधिकार है गुलामी से मुक्त करने का आपको, तो मैं आपको गुलामी से मुक्त करता हूं। और एक व्यक्ति गुलामी से मुक्त हो जाता है तो उसके बाद में फिर वो वैधानिक सत्ता भी आ जाती है कि मैं अब शासन कर सकता हूं, क्योंकि मैं अब गुलाम नहीं रहा हूं, मैं भी सुल्तान हूं। ठीक है, तो ये 1208 में होता है। तो हमने ये ना याद रखना, आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 1192 से 1206 तक ये रहता है मलिक, यानी कि प्रतिनिधि ऑफ मोहम्मद गौरी। फिर दूसरा जो आता है 1206 से 1210 तक ये शासक रहता है, लेकिन इसमें भी 1208 तक ये सुल्तान की उपाधि नहीं लेकर मलिक और सिपे सलार की उपाधि लेता है, क्योंकि अभी तक ये गुलामी से मुक्त नहीं हुआ था। और 1208 में जैसे ही गुलामी से मुक्त होता है और इसको सुल्तान की उपाधि दी जाती है, तो 1210 तक ये रहता है एज ए सुल्तान। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि 1192 से 1206 तक मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में रहता है, जिसको मोहम्मद गौरी ने मलिक की उपाधि दी थी। फिर 1206 से 1210 तक यह शासक के रूप में रहता है, जिसमें 1206 से 1208 तक ये मलिक और सिपे सलार के रूप में रहता है, खुद को सुल्तान नहीं मानता है। जब 1208 में इसको गुलामी से मुक्त कर दिया जाता है, तब ये सुल्तान के रूप में शासन करता है, और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। परिचय में इतनी बातें थी, एक बार मैं देख लेता हूँ।
ठीक है, परिचय में इतना ही है, तो हमारा पहला जो पॉइंट था परिचय वाला वो पूरा हो जाता है। अभी बात करते हैं कुछ विशेष तथ्यों पर। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो विशेष तथ्य है वो कौन से हैं? इसमें जो पहली बात आपको याद रखनी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक है वो एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक जो उंगली थी वो टूटी हुई थी, तो इसलिए इसको ऐबक के शाल भी कहा जाता है। हम आगे साहित्यकारों में हसन निजामी को पढ़ेंगे। हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि लाखों में दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा है। और जो मिनहाज उस सिराज है, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड कहा है। हातिम जो थे वो शायद कोई अरबी लेजेंड रहे होंगे, अरबी लेजेंड ही रहे हैं, और वो भी अपनी दानशीलता के कारण काफी प्रसिद्ध थे। तो उन्हीं की तुलना मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से की है कि ये हातिम सेकंड है। और उसके बाद में जो फरिश्ता है उन्होंने भी एक बात कही कि कुतुबुद्दीन की दानशीलता इतनी ज्यादा थी और इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई उसके बाद में कोई भी व्यक्ति अगर बड़ी मात्रा में दान देता था तो उसको अपने समय का ऐबक कहा जाता था। तो लाख बख्श, उसके बाद में हातिम सेकंड, और उसके बाद में जो फरिश्ता का स्टेटमेंट है वो। और ये कुरान जो थी, जब गुलाम बनाए जाते थे तो उस समय उनको कुरान की शिक्षा दी जाती थी और कुरान की एक एक जो सुराएं होती है, जो आयतें होती है, वो उनको अच्छे से याद करवाई जाती थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी सारी की सारी जो कुरान की जो आयतें हैं और पूरी की पूरी कुरान बहुत ही अच्छे से कंठस्थ थी। और उसका जब वो उच्चारण करता था तो बहुत ही अच्छे से उच्चारण करता था, एक बहुत ही अच्छे फ्लो में उसका उच्चारण करता था कुरान का जब पाठन करता था। तो इसलिए इसको कुरान खवा भी कहते हैं। और ये हाथियों का दान भी देता था, इसलिए इसको पील बख्श भी कहते हैं। तो ये कुछ विशेष तथ्य हैं ऐबक के बारे में जो हमें लिखने हैं, जो मैं लिखता हूं। पहली बात, ऐबक का अर्थ, तो उसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। पहली चीज। दूसरी चीज, हसन निजामी, इनकी पुस्तक का नाम है ताज उल मुआसिर। इसमें इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा है, यानी कि जो बहुत ज्यादा दान देता हो, लाखों में दान देता हो। लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला। ठीक है। तीसरी, एक अंगुली टूटी हुई थी, इसलिए इसको ऐबक ए शाल भी कहते हैं। इसलिए इसको ऐबक ए शाल भी कहा जाता है। ठीक है। फिर मिनहाज उस सिराज, और इसकी जो पुस्तक है तबकाते नासरी, इसमें इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड कहा है। यहाँ पर हातिम ताई भी लिखा आता है कभी कभी। तो हातिम सेकंड आए या हातिम ताई सेकंड आए, जो भी आए, वो कहा है किसने? मिनाज उस सिराज ने। उसके बाद में चंद्रमा का देवता ऐबक हो गया, लाख बख्श हो गया, ऐबक के शाल हो गया, हातिम सेकंड हो गया। ठीक है। फरिश्ता का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फरिश्ता ने क्या बोला है। तो फरिश्ता कुतुबुद्दीन ऐबक की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए कहता है कि असीमित दान देने वाले व्यक्ति को अपने समय का ऐबक कहा जाता था। असीमित दान
देने वाले व्यक्ति को अपने समय का ऐबक कहा जाता था। जाता था। ठीक है। तीसरा, क्योंकि ये कुरान इसको बहुत ही अच्छे से कंठस्थ थी और उसका जब वो पाठन करता था तो वो बहुत ही शानदार तरीके से करता था, इसलिए इसको कुरान खवा भी कहते थे। कुरान कंठस्थ व मधुर पाठन। कहते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान की एक एक आयत और एक एक सूरा याद थी, और जब भी उससे कोई पूछते थे किसी भी आयत और सूरा के बारे में तो वो बहुत ही एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करके प्रस्तुत करता था और उसको पूरी की पूरी कुरान याद थी, इसीलिए इसको कुरान खवाबी कहते थे। कुरान खवा, ये ख है, कुरान खवा। हाथियों का दान देता था इसलिए इसको पील बख्श भी कहते हैं, क्योंकि हाथियों को पील कहा जाता है। इसीलिए विद्वानों ने इसको पील बख्श भी कहा है। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम है। ऐबक का अर्थ हमने देखा, ये तुर्की शब्द है और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। फिर हमने पढ़ा इसको लाख बख्श कहा जाता है, हातिम सेकंड कहा जाता है, कुरान खवा कहा जाता है, पील बख्श भी कहा जाता है। और ये फरिश्ता का जो स्टेटमेंट है और किसने कहा है ये भी हमने आगे लिख लिया, क्यों कहा है वो भी हमने आगे लिख लिया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कुछ विशेष तथ्य थे। ठीक है, ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता, हसन निजामी ताजुल मुआसिर में लाख बख्श कहा है, एक अंगुली टूटी हुई इसलिए ऐबक शाल, मिनाज उस सिराज ने तबकत नासिरी में हातिम सेकंड या हातिम ताई सेकंड का है, फरिश्ता का स्टेटमेंट, कुरान खवा, पील बख्श। ठीक है, तो हमने परिचय देख लिया, हमने विशेष तथ्य देख लिए। अभी हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन की, उसके बाद में साहित्यिक, इसके जो दो इसके जो थे दरबार में जो विद्वान थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है उनको सिर्फ मैं लिख के छोड़ दूंगा, उसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवैतुल जो इस्लाम जो मस्जिद है वो, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने शुरू करवाया था वो सब एक बार जब ये सल्तनत काल पूरा हो जाएगा ना, मतलब जब पूरा होगा सल्तनत काल, तो सल्तनत काल के सभी शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियां एक साथ में पढ़ेंगे, और तभी जितने भी स्थापत्य में जितने भी निर्माण हुए तो वो साथ में वहीं पर पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, एक जगह पर ही सल्तनत काल की संस्कृति में उसको पढ़ लेंगे स्थापत्य में। तो वहां पर मैं नाम जरूर लिख लूंगा ताकि फैक्ट कोई मिस ना हो। तो अभी बात करते हैं इसके राजनीतिक जीवन की। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक आप देखो। पॉज करके आप लिख भी सकते हो क्योंकि मैं इसको भी मिटा दूंगा। या नीचे जगह पड़ी वहीं पे लिख लेते हैं क्या? लिख लेते हैं, ज्यादा है नहीं। राजनीतिक, राजनीतिक उपलब्धियां। इसमें दो बातें याद रखनी है। अब मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का विभाजन 4 भागों में किया गया था, जिसमें गौर में गयासुद्दीन मोहम्मद जो गजनी है वहां पर यलदोज, मुल्तान और उच्च में कुबाचा, और भारतीय क्षेत्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की गई थी। अब सीधी सी बात है, क्योंकि ये सभी मोहम्मद गौरी के एक तरीके से उत्तराधिकारी थे और मोहम्मद गौरी इन सभी क्षेत्रों का शासक था, तो प्रतिस्पर्धा की भावना एक दूसरे के लोगों में थी। यलदोज जो यलदोज था गजनी में,
वो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था और वो मानता था कि मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी मैं हूं और इसलिए मेरा भारतीय क्षेत्रों पर भी हक है, मेरा जो मुल्तान और उच्च है वहां पर भी मेरा हक है और मुझे उन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित करना चाहिए। कुबाचा था, कुबाचा भी भारतीय क्षेत्रों, क्योंकि मुल्तान और उच्च पास में ही है भारतीय क्षेत्रों के, तो वहां पर वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। उसके मन में भी ये लालसा थी कि भारतीय क्षेत्रों पर वो अपना अधिकार स्थापित करे, तो प्रतिस्पर्धा की भावना थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में ये प्रतिस्पर्धा इतनी उजागर नहीं हो पाई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत ही प्रतिष्ठित एक अमीर था और उसकी भी जो प्रतिष्ठा थी वो काफी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इतना ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन इल्तुतमिश के काल में संघर्ष होगा, जिसको हम इल्तुतमिश में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही कूटनीति का परिचय देते हुए एक चीज की थी, इसने वैवाहिक संबंध बनाए। इसने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से किया, जो कि एक बहुत ही सशक्त अमीर था। अपनी बेटी का विवाह उससे किया। अपनी बहन का विवाह इसने कुबाचा, जो मुल्तान और उच्च का प्रांतपति था, उससे किया। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कुबाचा के साथ में भी अपनी बेटी का विवाह किया था, बहन का विवाह नहीं किया था। जिसका भी विवाह किया हो, हमें याद रखना है कि अपने किसी संबंधी का विवाह किया था, भले वो बेटी हो या बहन हो। और जो यल्दोज है, यल्दोज की पुत्री से स्वयं ने विवाह किया। तो अपनी बेटी, अपनी बहन और दूसरे की बेटी, इनसे विवाह करके पूरा का पूरा जितने भी शक्तिशाली अमीर थे उनसे संबंध स्थापित कर लिए। तो जो एक तरीके से जो प्रतिस्पर्धा की भावना थी, जो संघर्ष की जो भावना थी, अगर ऐसा माना जाता था कि हो सकता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे तो नहीं हुआ। और दूसरी बात, एक बार यल्दोज ने आक्रमण भी किया था भारत पर, जो भारत का जो सीमांत एरिया वहां पर, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस आक्रमण को भी विफल कर दिया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी पर चढ़ाई करता है, फिर यल्दोज उस चीज के लिए माफी भी मांगता है, फिर दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। यल्दोज अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में कर लेता है। और इसीलिए जो उत्तर पश्चिमी सीमा है वहां पर मुल्तान और उच्च में कुबाचा था और गजनी में यल्दोज था, तो उस सीमा पे बहुत ज्यादा खतरा था कि यहाँ से आक्रमण हो सकता है। तो इसी के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, दिल्ली को नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ताकि वहां पर रहकर वो इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर सके और यल्दोज और कुबाचा में से कोई भी भारत पर आक्रमण ना कर सके। तो ये बात है जो हमें कुछ बातें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे कैसे रहेगा? ठीक है, लिख लेते हैं, है ना। पहले नाम लिखता हूँ इल्तुतमिश का। कुबाचा, यल्दोज, इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह किया, यानी कि बेटी। कुबाचा से कुछ विद्वान मानते हैं कि एक और पुत्री का विवाह किया था, लेकिन कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि अपनी बहन का विवाह किया था कुबाचा के साथ में। और यल्दोज क्योंकि उम्र में बहुत ज्यादा था, तो इतना एज गैप था कि अपनी बेटी और बहन का विवाह तो नहीं करवा सकता था। तो इसकी जो पुत्री थी उससे स्वयं ने विवाह कर लिया। पुत्री से स्वयं ने विवाह। जब गजनी पर अभियान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना दामाद बना दिया, तो उसके साथ में भी संबंध बहुत ही अच्छे हो गए। कुबाचा जो कि खतरा था मुल्तान और उच्च में, उससे अपनी पुत्री या बहन का भी विवाह करवा दिया, तो इसके साथ में भी संबंध स्थापित हो जाते हैं। और यल्दोज की पुत्री से स्वयं ने विवाह कर लिया। तो इस प्रकार सारे के सारे लोगों के साथ में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी साम्राज्य की सुरक्षा निश्चित की, वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। ठीक है, ठीक है। अब हमने जब पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण चल रहा था, तो उस समय मोहम्मद गोरी का एक और गुलाम बख्तियार खिलजी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उन क्षेत्रों पर अभियान करता है और उन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करता है। और उस समय वो पूरा का पूरा संपूर्ण क्षेत्र बंगाल के अधीन आता था। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा अलग अलग नहीं थे। बिहार भी बंगाल के अधीन था, जो उड़ीसा है वो भी बंगाल के अधीन था, संपूर्ण राज्य एक ही था। तो हमने पढ़ा कि कैसे 1212 में क्या, 1208 में जब वो अली मर्दान हत्या कर देता है, किसकी? बख्तियार खिलजी की। और जब ये हत्या करता है तो उसके बाद में जो
खिलजी सरदार होते हैं वो इससे रुष्ट हो जाते हैं अली मर्दान से, क्योंकि बख्तियार भी खिलजी था। और जो जब आप किसी एक हम जाति के व्यक्ति की हत्या करोगे तो सीधी सी बात है उस जाति के लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। तो अली मर्दान के शत्रु बन जाते हैं कौन? खिलजी सरदार। वो अली मर्दान के पीछे भागते हैं। अली मर्दान भागता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में, और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता है कि मैंने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी है, अब जो जितने भी खिलजी सरदार हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो आप मुझे सुरक्षा दीजिए। और आप सुरक्षा देने के साथ साथ में जो बंगाल है उसको मेरे नियंत्रण में करवाइए। आप अगर ऐसा करोगे तो एक निश्चित पैसा, कर, नजराना मैं आपको हर साल भेजता रहूंगा और मैं आपके अधीन रहकर कार्य करूंगा। बंगाल आपके अधीन माना जाएगा, मेरे अधीन नहीं। मैं एज अ इक्तादार, एज अ प्रांतपति शासन करूंगा वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सेना को भेजता है अली मर्दान के साथ में, वहां पर युद्ध होता है। जो खिलजी सरदार होते हैं उनके साथ में खिलजी सरदार पराजित हो जाते हैं और अली मर्दान बंगाल का शासक बन जाता है। और बंगाल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में आ जाता है, जिससे अली मर्दान प्रत्येक साल एक निश्चित राशि कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजता है, क्योंकि बंगाल अब किसके कंट्रोल में है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में है। और अली मर्दान भी कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन है, स्वतंत्र शासक नहीं है। तो ये भी एक बात थी जो यहीं पे लिख लेता हूं मैं। ऐबक ने अली मर्दान, ये हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा है ना, कौन था क्या था। अली मर्दान को सहायता, अगर मैंने पिछली कक्षा में अगर ये बोला है ना कि बख्तियार खिलजी की हत्या 1212 में हुई थी, तो उसको एक बार आप करेक्ट कर देना, ठीक है। शायद मैंने ऐसे बोला नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने बोल दिया है ना तो ऐसा नहीं था। उसकी जो हत्या है वो 1208 में अली मर्दान कर देता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का काल चल रहा होता है। तो अगर मैंने ऐसा बोला है कि 1212 में की है तो उसको आप काट के 1208 कर देना। शायद हो सकता है कुछ बोलने में हो गया हो। अगर नहीं बोला है तो ठीक है, लेकिन बोला है तो ये आप चेंज कर देना। 1212 में नहीं, उससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐबक ने अली मर्दान को सहायता देकर बंगाल को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, तो बंगाल भी कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन हो जाता है। मैंने पूरी जो स्टोरी है वो आपको बता दी है कि कैसे खिलजी की हत्या की, फिर खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को हटाया, उसका पीछा किया। अली मर्दान जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में, ऐबक इसको सहायता देता है, बंगाल पर अधिकार स्थापित करवाता है। और ये एज अ प्रांतपति कुतुबुद्दीन ऐबक का बंगाल पर शासन करता है और बंगाल की आय का एक निश्चित हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजता है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है राजनीतिक उपलब्धियों में कि ऐबक ने कैसे बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया। ये बात याद रखना, क्योंकि पूरे सल्तनत काल में बंगाल का चैप्टर चलता ही रहेगा साथ में। कब क्या होगा, कब क्या होगा, तो बंगाल का पूरा एक चैप्टर चलता रहेगा। अब एक और पॉइंट जो हमें लिखना है, हम लिख लेते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी थी, ऐबक की राजधानी। तो ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। क्यों थी? क्योंकि ऐबक को अपने साम्राज्य की सुरक्षा करनी थी यल्दोज और कुबाचा से। जैसे कि आ, यहीं पे जैसे कि ये भारत है और ये भारत में है। यहाँ पर जो था मुल्तान और उच्च का क्षेत्र है, यहाँ पर था कुबाचा। और यहाँ पर जो गजनी का क्षेत्र है, यहाँ पर था यल्दोज। और इस पूरे क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। अब यल्दोज और कुबाचा जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर दोनों ही एक तरीके से खतरे के रूप में स्थित थे, तो क्योंकि इनसे सुरक्षा हो सके इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की लाहौर पर, ताकि यहाँ से यल्दोज पर भी नियंत्रण हो सके और कुबाचा पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसलिए ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। लेकिन इसका जो सैनिक मुख्यालय था वो था दिल्ली, इंद्रप्रस्थ सैन्य मुख्यालय, जहां पर उसकी अधिकांश सेना स्थापित थी। क्योंकि अगर सारी की सारी सेना अगर लाहौर में स्थापित कर दी तो जो सल्तनत है दिल्ली में, वहां पर भी दूसरे लोगों का भी तो खतरा था ना। जैसे राजपूत सरदार थे वो वापस सत्ता ले लेना चाहते थे। आसपास के विभिन्न
शासक थे अलग अलग वंश के, वो भी अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना चाहते थे, तो उसके लिए दिल्ली की सुरक्षा करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी थी और लाहौर पर भी एक अच्छी खासी सेना नियुक्त करनी जरूरी थी, ताकि यलदोज और कुबाचा से भी बचा जा सके और यहाँ पर जो आंतरिक समस्या है, जो राजपूत सरदार है और दूसरे सरदार है, उनसे भी बचाया जा सके स्वयं को। तो इसने अपनी राजधानी तो बनाया लाहौर को, लेकिन सैनिक मुख्यालय इसका इंद्रप्रस्थ दिल्ली था। दिल्ली में भी बहुत ही बड़ी संख्या में उसकी सेना वहां पर स्थित थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि अब की राजधानी लाहौर थी। और बात की जाए इसके सैनिक मुख्यालय की, तो सैनिक मुख्यालय था इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, यानी कि दिल्ली। ठीक है। हाँ, तो परिचय में हमने देख लिया, फिर उसके बाद में विशेष तथ्य देख लिए, और उसके बाद में राजनीतिक उपलब्धियां भी हमने देख ली है। इसमें आपको यही बातें याद रखनी है। बाकी की जो चीजें आपको समझाने की थी वो मैंने समझा दी है, जो लिखने की थी वो मैंने लिख ली है। फिर हर एक चीज लिखने का कोई सेंस नहीं है, फिर तो कक्षा क्या है ना कि फिर 2-3 घंटे की हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो जा रही है। बट क्या ही करें, अब अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से लिखना है, तो मेहनत कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे तो मैं लिख भी रहा हूँ, एटलीस्ट आप तो साथ साथ में लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये नेट, प्रोफेसर, टीचर, जितने भी बड़े बड़े हिस्ट्री के एग्जाम है उसमें ये इनफ मटेरियल है। कुतुबुद्दीन ऐबक में इससे बाहर जो मैं लिखा और लिखवा रहा हूँ उससे बाहर सवाल नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो परिचय हमने देख लिया, हमने विशेष तथ्य देख लिए, और हमने इसका राजनीतिक जीवन देख लिया, जिसमें कैसे इसने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाकर इल्तुतमिश, कुबाचा व यल्दौज के साथ में संबंध स्थापित किए और बंगाल पर अधिकार स्थापित किया और राजधानी लाहौर को बनाया, सैन्य मुख्यालय दिल्ली को बनाया। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है राजनीतिक उपलब्धियों में। कौन कौन सी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये राजनीतिक इसका जीवन है जो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर ना ऐसे एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि आपको विभाजन करने में आसानी हो गई। और ये यहाँ तक। तो ये जो है, ये राजनीतिक उपलब्धियां हैं, और ये जो है ये विशेष तथ्य हैं, और ये है इसका परिचय। तो एक बार आप देख लो, फिर मैं मिटाता हूँ, और उसके बाद में हम बात करेंगे साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों पे। मुश्किल से 15-20 मिनट की कंटेंट रहा, इससे ज्यादा नहीं। आप देख लो, फिर मैं मिटाता हूँ। वीडियो कितना लंबा हो गया है भाई? ओके, तो ठीक है, 47 मिनट का ही है, मुझे लगा बहुत ज्यादा हो गया। तो आई होप कि आपने देख लिया होगा पॉज करके। अब बात करते हैं इसके सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियों की, जिसमें हम साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सांस्कृतिक उपलब्धियों का मैं सिर्फ नाम लिख लूंगा कि इसने क्या क्या करवाया। डिटेल में जब पूरा का पूरा हम अलग से पढ़ेंगे सल्तनत काल की संस्कृति, उसके स्थापत्य में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि किस शासक ने कब किसका निर्माण करवाया, उसकी विशेषताएं क्या थी, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन मैं लिख लूंगा ताकि एक कंप्लीट हो जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ पीछे ना रहे। 47 मिनट की तो ये क्लास हो गई है, और 12 मिनट की इससे पहले वाली क्लास जो मेरे को ऐड करनी है क्योंकि लाइट चली गई थी, तो अराउंड 1 घंटे की हो गई है। ओके, अब बात करते हैं साहित्यिक। उपलब्धियां, इसमें क्या बातें याद रखनी है? पहली बात, विद्वानों का संरक्षक था,
इसके दरबार में दो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान थे। कौन कौन से थे? तो हसन निजामी और फक्रे मुदब्बिर, इनके दोनों के नाम हमने आगे लिखे हैं। हसन निजामी, फक्र ए मुदब्बिर। ठीक है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को विद्वानों का शरण शब्द भी माना जाता है। अब हम एक एक इन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हसन निजामी के बारे में। हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी थी, ये हमने पीछे लिखा है। अब हसन हसन निजामी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको ताज उल मुआसिर नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ है कारनामों का ताज। और ये पहली ऐसी पुस्तक है जो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की जानकारी देती है। तो ये दो पॉइंट हैं जो याद रखना, बस इसमें इतना ही, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। इन्होंने ताज उल मुआसिर पुस्तक की रचना की। अब ये क्या है ताज उल मुआसिर? तो इसके बारे में भी कुछ बातें लिख लेते हैं। पहली बात, इसकी जो भाषा है वो अरबी और फारसी दोनों है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो पुस्तक है ताजुल मुआसिर, इसमें 1192 यानी तराइन के द्वितीय युद्ध से लगाकर 1228 तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रथम पुस्तक जो भारत में सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी देती है। बस, तो हसन निजामी, इनके पुस्तक ताजुल मुआसिर, जिसकी भाषा अरबी और फारसी दोनों है, जिसमें जानकारी मिलती है 1192 से 1228 तक के सल्तनत कालीन जो समय है उसकी जानकारी मिलती है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का 1228 तक का काल आ जाता है। और ये प्रथम पुस्तक है जो भारत में सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी देती है। ठीक है, बस ये दो बातें, ये दो बातें आपको याद रखनी है हसन निजामी की ताजुल मुआसिर के बारे में। अब दूसरे जो है फक्रे ए मुदब्बिर। अब इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक की रचना की थी और उसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या जानना, उसके बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो पहली पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है शाहजार ए आंसाब। शाहजार ए आंसाब, ठीक है। अब इन्होंने फक्रे मुदब्बिर ने जो पहली पुस्तक लिखी थी जिसको शाहजार ए आंसाब नाम दिया था, इसमें ये पहली फारसी पुस्तक है जो सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी देती है। इसमें दोनों में समझना, ताज उल मुआसिर पहली पुस्तक जो भारत में
सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी देती है। अगर ओवरऑल क्वेश्चन आता है कि हमें सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी सबसे पहले कौन से मुस्लिम विद्वान देता है या कौन सी जो इस्लामी पुस्तक है वो देती है, तो नाम आएगा इसमें हसन निजामी का और ताज उल मुआसिर का। ये पहली पुस्तक थी ओवरऑल, इसने बताया कि भारत में सल्तनत काल की स्थापना कैसे होती है। और दूसरी बात, जो फक्रे मुदब्बिर की सजारे आंसाब है, ये पहली फारसी लैंग्वेज की पुस्तक है। दोनों में डिफरेंस है, ओवरऑल तो वही है लेकिन फारसी लैंग्वेज की पुस्तक जो सल्तनत काल की जानकारी देती है तो वो ये है अपनी साजारे आंसाब। जब हम बाबरनामा पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि बाबरनामा का जो अनुवाद हुआ था वो दो दो तरीके से हुआ था। एक तो जो हुआ था इंग्लिश में जो हुआ था, एक हुआ था उसके फारसी अनुवाद से, और दूसरा जो हुआ था जो मेन जो इंग्लिश की जो बाबरनामा थी उससे। तो दोनों में फर्क है। एक का तो अनुवाद अनुदित पुस्तक से हुआ है, यानी कि जो बाबरनामा थी, बाबरनामा तुर्की भाषा का ग्रंथ था, उसका फिर फारसी में अनुवाद होता है हुमायूं के काल में। और जब उसके बाद में जब दो अंग्रेज शासक अंग्रेज क्या 1826 में शायद लिडेन वो एस्कर्निस करते हैं उसका अनुवाद। तो जब उसका अनुवाद करते हैं तो वो मूल तुर्की जो ग्रंथ है बाबरनामा उसका अनुवाद ना करके उसका जो फारसी अनुवाद है उसका अनुवाद करते हैं। लेकिन उसके बाद में शायद, क्योंकि इतना फैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन आई होप कि चार्ल्स बेवरीज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो मूल बाबरनामा है उसको पढ़ा और फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो दोनों में फर्क है, ट्रांसलेशन दोनों इंग्लिश में ही हुए थे, लेकिन एक मेन पुस्तक से हुआ है और दूसरा जो अनुदित पुस्तक है दूसरी भाषा में वहां से हुआ है। तो यहाँ पर भी यही फर्क है कि एक तो हमें ओवरऑल जानकारी दे रहा है, पहली बार जो जानकारी दी थी वो ताजुल मुआसिर ने दी थी, हसन निजामी ने दी थी भारत में सल्तनत काल की स्थापना की। लेकिन पहला फारसी ग्रंथ जिसने जानकारी दी थी तो वो था साजारे आंसाब। अब ये यहाँ पे लिखा है हमने अरबी और फारसी दोनों है, लेकिन ये अरबी नहीं है, इसकी जो भाषा है वो पूर्णतः फारसी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहला फारसी ग्रंथ जिसने हमें सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी दी भारत में तो वो हो जाएगा साजारे आंसाब, और अगर विद्वान का नाम आए तो वो हो जाएगा फक्रे मुदब्बिर। बस ये बात लिखनी है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाषा फारसी, दूसरी बात प्रथम फारसी ग्रंथ जो सल्तनत काल की स्थापना भारत में की जानकारी देता है। और एक लास्ट बात, अभी जो फक्रे मुदब्बिर है इनको एक और नाम है, इनको इब्न ए मुबारक शाह के नाम से भी जाना जाता है। और जो इनकी पुस्तक है साजार ए आंसाब, इसका एक नाम तो यही है साजार ए आंसाब, और दूसरा नाम इसका एक और है जो कि इस नाम के कारण पड़ा है और उसको कहते हैं तारिक, इसे तारिक ए फक्र ए मुबारक शाही भी कहा जाता है। ठीक है, साजार अंसाब इसकी जो भाषा है वो फारसी है, प्रथम फारसी ग्रंथ जो सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी देता है भारत में। और इसे क्योंकि फक्र ए मुदब्बिर को इब्न ए मुबारक शाह भी कहा जाता था तो इसे तारिक ए फक्र ए मुबारक शाही भी कहा जाता है इसके नाम के कारण। तो साजार अंसाब में हमको बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, लिख लेता हूं। अब इनकी दो और पुस्तकें हैं जिनका हमें नाम ध्यान रखना है, आदाब
उल मुल्क और किफायत उल मुल्क। ठीक है, आदाबुल मुल्क और किफायत उल मुल्क ये भी इनकी दो रचनाएं थी। इसमें उल मुल्क तो सेम ही है, एक में बस आगे आदाब है, दूसरे में आगे किफायत है। तो फकरे मुदब्बिर जिनको इब्न ए मुबारक शाह भी कहा जाता था, इन्होंने इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की थी उसमें पहली जो पुस्तक है उसका नाम है सजार ए आंसाब, जिसकी भाषा फारसी है और प्रथम फारसी भाषा का ग्रंथ है जो सल्तनत काल की स्थापना की जानकारी देता है। इसे तारीख फकरे मुबारक शाही भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो अन्य दो पुस्तकें हैं उनका नाम है आदाब उल मुल्क और किफायत उल मुल्क, और इन दोनों पुस्तकों में हमें इल्तुतमिश की जानकारी भी मिलती है। इल्तुतमिश के सैन्य अभियानों की जानकारी। तो हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक की जानकारी नहीं देते हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में इल्तुतमिश की जानकारी भी देते हैं। हमने यहाँ पर भी लिखा है ना, ताजुल मुआसिर 1228 तक की जानकारी देता है। तो फिर यहाँ पर भी बस यही बात है कि इल्तुतमिश के सैन्य अभियान की जानकारी हमें मिलती है इनसे। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी आ, कुतुबुद्दीन ऐबक की साहित्यिक उपलब्धियां। अब लास्ट पॉइंट सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उस पर भी बात कर देते हैं, फिर हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट हो जाएगा। सांस्कृतिक, इसमें सिर्फ मैं नाम लिखूंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें पहली बात, एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसको हम 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं उसका जो निर्माण कार्य 2.5 दिन में हुआ था इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं फोटो बता नहीं सकता आपको, लेकिन आप नेट पे सर्च करना 2.5 दिन का झोपड़ा, तो एक बहुत विशाल एक इमारत है, अच्छे से बनाई हुई। तो 2.5 दिन में कोई भी ऐसी इमारत नहीं बना सकता है। तो उसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक उर्स लगता है। उर्स यानी कि जैसे हम हिंदुओं में जो मेला लगता है और उसी मेले को इस्लाम में उर्स कहा जाता है, तो वहां पर एक उर्स लगता है और वो उर्स की जो अवधि है वो 2.5 दिन की है। तो इसीलिए उसको भी 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, 2.5 दिन में निर्माण नहीं हुआ था, 2.5 दिन का उर्स लगता है इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये सब बातें मैं लास्ट में जब सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक लिखेंगे जानकारी सल्तनत काल की, तो उसमें स्थापत्य में मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ। दूसरी बात, जो 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के किया गया था, क्योंकि उस समय पत्थर तो साथ में लेके आए नहीं थे ये, और जब पत्थर साथ में लेके नहीं आए थे, क्योंकि इन्हें मस्जिद का निर्माण करना था इबादत के लिए, प्रार्थना के लिए, तो फिर इन्होंने क्या किया कि आसपास जितने भी 27 हिंदू जैन मंदिर थे उनको उनको तोड़ दिया और उनके पत्थरों को वहां पर लगा दिया। अब ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दो नाटक है, हिंदू नाटक, उसकी कुछ पंक्तियां हमें मिलती है और उन्हीं पंक्तियों के आधार पर हम कहते हैं कि ये हिंदू मंदिर का पत्थर है जिसको यहाँ पर लगाया गया है, और कुछ हमें जैन मंदिर के प्रमाण भी मिलते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था। इसमें 2.5 दिन का उर्स लगता है इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, और इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और उसके बाद में जो दूसरा स्थापत्य है वो है एक मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, और ये भी आरंभिक जो इस्लामिक शैली की जो मस्जिद है उसमें से एक मान जाती है। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुवैतुल इस्लाम मस्जिद, ये इंडो इस्लामिक शैली में बनाई गई है। मतलब कि ना तो पूर्णतः इंडो यानी कि भारतीय है और ना ही पूर्ण इस्लामिक यानी कि पूर्ण इस्लामी शैली भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये शासक भारत में आए थे तो इन ये अपने साथ में वहां के वास्तुकार लेके नहीं आए थे जो स्थापत्य बनाए। तो सीधी सी बात है कि क्या हुआ कि इन्होंने बुलाया भारतीय मजदूरों को और उनको बोला कि आपको जो चीज बनानी है वो हमारी इस्लामी एक इमारत है वो बनानी है। अब इस्लामी इमारत का तो उनको पता नहीं भारतीय मजदूरों को, उन्होंने तो हमेशा जो भारतीय स्थापत्य की चीजें वही बनाई है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जिस तरीके से उनको समझाया कि देखो हमारी ये मस्जिद ऐसे है, यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा निर्माण करना है, उन्होंने समझा दिया। लेकिन उन्होंने जो निर्माण किया उसमें इस्लाम के अनुसार किया, लेकिन उसमें सीधी सी बात है कि थे हिंदू मजदूर, तो उसमें उन्होंने हिंदू टच भी दिया थोड़ा सा। तो ये इंडो यानी कि हिंदू और इस्लामिक यानी कि इस्लाम दोनों का मिश्रण थी। फिर जैसे जैसे सल्तनत काल आगे बढ़ेगा
इंडो शैली का प्रभाव कम होता जाएगा और पूर्णतः फिर ये एक इस्लामिक शैली बन जाएगी। और फिर इस्लामिक शैली से जो भी जितने भी निर्माण कार्य हुए वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद। और तीसरी बात, एक सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कह सकते हैं कि उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था उससे पहले ही 1210 में लाहौर में चौगान में घोड़े से गिरने से ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो बस इसके बाद में हमारा एंड है। ठीक है, तो पहली चीज 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। अब जो भी मैंने बातें डिटेल में बोली है वो अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। जब सल्तनत काल का स्थापत्य पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक चीज को डिटेल से समझेंगे कि क्या है कैसे है। बस ये लिख लेता हूं मैं कि इंडो इस्लामिक शैली, जो इसकी शैली थी निर्माण कार्य की वो इंडो और इस्लामिक, भारतीय और इस्लाम दोनों का मिश्रण थी। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, तो इसके लिए इसका जो एक पॉइंट है वो बस यही है कि प्रारंभिक मस्जिदों में से एक, और शैली वही इंडो इस्लामिक। कुव्वत इस्लाम मस्जिद। ठीक है, और तीसरी बात, निर्माण कार्य आरंभ करवाया कुतुब मीनार का, जिसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। फिर उसके उसमें भूकंप आता है, भूकंप से जो ऊपर की इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है, उनका फिर पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिर उसके बाद में सिकंदर लोदी ने कुछ निर्माण कार्य करवाए। फिर जो अंग्रेज थे स्मिथ, उन्होंने कुछ और निर्माण कार्य करवाए। फिर हॉर्डिंग ने कुछ और निर्माण कार्य करवाया। तो कुतुबुद्दीन क्या, कुतुब मीनार का तो एक अपना अलग ही इतिहास है। उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, क्या विशेषताएं हैं, वो सब बहुत, 1 घंटा तो उसमें लग जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे जैसा मैंने कहा स्थापत्य में। अभी सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया, पूरा होता उससे पहले ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बख्तियार काकी काकी को समर्पित। तो कभी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, क्योंकि इसका नाम भी कुतुबुद्दीन ही था और जो मीनार है उसका नाम भी कुतुब मीनार ही है। तो ऐसा नहीं था, कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पे इसका निर्माण नहीं करवाया था। जो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उनका बहुत सम्मान करता था, तो उन्हीं की याद में या फिर उन्हीं को समर्पित ये मीनार थी जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आगे आगे हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में बस यही है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया जो कि भारत में आरंभिक मस्जिदों में से एक मानी जाती है, और साथ ही साथ में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया। तो ये थी सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये थी साहित्यिक उपलब्धियां, और लास्ट में हम लिख लेते हैं मृत्यु। यही लिख लेते हैं, मृत्यु होती है 1210 में लाहौर में
चौगान खेलते समय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोलो। ठीक है। 1210 में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे। चौगान एक घोड़ों का खेल था, जिसमें आपने देखा होगा पोलो खेल, उसी से मिलता जुलता कुछ खेल था। तो कहा जाता है कि उसी समय उसका कुछ तो अटक जाता है। जो घोड़ा होता है, शायद उसका जो कपड़ा पहना होता है वो कहीं पे अटक जाता है या कुछ होता है, तो उससे उसका बैलेंस बिगड़ बिगड़ जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है और उसके बाद में मृत्यु हो जाती है, रिकवर नहीं हो पाते हैं। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब एक लास्ट पॉइंट है जो समझाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद में हमें इल्तुतमिश स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे समझाऊँ अभी यार, यहीं पे आप समझ जाना, ठीक है? या फिर इसको अलग से ही लिख लेते हैं, छोड़ो। आप एक बार देखो, मिटाता हूँ मैं, 5 मिनट का और काम है, फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में, ठीक है। अब कुतुबी वंश का एक और शासक है आराम शाह, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिर्फ एक बात ही उसमें याद रखनी है, ज्यादा कुछ याद रखने का है नहीं। फिर स्टार्ट करेंगे हम इल्तुतमिश को, जिसका जो वंश है वो शमशी वंश कहलाता है, ठीक है। देखो, कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे, जिसकी अवधि 1206 से 10 तक होती है और इसमें दो शासक होते हैं। पहला कुतुबुद्दीन खुद और दूसरा आराम शाह। अब आराम शाह के बारे में पढ़ के क्लास को एंड करते हैं। तो जो दूसरा शासक है सल्तनत काल का और कुतुबी वंश का अंतिम शासक आराम शाह। अब मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, लेकिन उसका जो सैन्य मुख्यालय था वो दिल्ली था। तो लाहौर में भी बहुत सारे अमीर थे और दिल्ली में भी बहुत सारे अमीर थे। अब जो इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था, वहां का इक्तदार था। तो दिल्ली के अमीरों से काफी नजदीक था इल्तुतमिश। तो इसी नजदीकता के कारण दिल्ली के अमीर चाहते थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में अब शासक इल्तुतमिश को बनना चाहिए, क्योंकि इल्तुतमिश एक तो उनसे बहुत ही नजदीक था और जो दिल्ली के अमीर थे वो उसका सम्मान भी बहुत ज्यादा करते थे। और दूसरा ये कि जो इल्तुतमिश है वो बहुत ही एक सशक्त शासक था, बहुत ही अच्छा शासक था। और उनको फिर लगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश का शासक बनना हमारे लिए सही रहेगा। दूसरी तरफ जो आराम शाह था, जो लाहौर के जो अमीर थे, वो आराम शाह को समर्थन दे रहे थे कि नहीं, इल्तुतमिश नहीं, हम तो आराम शाह को शासक बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आराम शाह उतना योग्य शासक नहीं था। तो अगर आराम शाह को शासक बनाया जाएगा तो फिर हो सकता है कि हमारा जो ये जो गुलाम वंश है, ये जो सल्तनत काल की स्थापना हमने की है, एक कमजोर शासक के कारण हो सकता है कि हमारे हाथ से ये पूरी की पूरी सत्ता चली जाए। तो दिल्ली के गवर्नर इल्तुतमिश को, लाहौर के गवर्नर आराम शाह को, फिर ये टसल हो जाती है बीच में। फिर होता है युद्ध दोनों के बीच में, जिसको कहते हैं जूत का युद्ध, 1210 में होता है। उसमें इल्तुतमिश आराम शाह को हराकर उसको मार देता है और स्वयं शासक बन जाता है। बस यही बात है। कोई कहते हैं कि ये पुत्र नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक का, कोई कहते हैं कि दत्तक पुत्र था जिसको गोद लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था। कोई जो संतान है वो नहीं थी, मतलब पुत्री थी लेकिन पुत्र नहीं था। और पुत्री तो शासक बन नहीं सकती। लेकिन एक एक्सेप्शन है रजिया सुल्तान का, जो हम आगे बढ़ेंगे। तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन का कोई पुत्र तो था नहीं, तो इसने आराम शाह को गोद लिया था, दत्तक पुत्र था। और इसको फिर, अब यहाँ पे समझते हैं एक जो फैक्ट है ना, लाहौर ये राजधानी थी ऐबक की, और राजधानी है तो अमीर तो होंगे ही वहां पर। यहाँ पर समझते हैं दिल्ली, ये इसका सैनिक मुख्यालय था। तो यहाँ पर भी अमीर तो होंगे होंगे। अमीर मतलब कि एक मुख्य शासक होता है और उस शासक के नीचे जो अन्य शासक होते हैं, जिनके पास में सेना रहती है, उसको कहते हैं अमीर, ठीक है। अब ये जो चाहते थे, लाहौर के अमीर क्या चाहते थे? आराम शाह को शासक बनाना।
और जो दिल्ली के अमीर थे वह चाहते थे कि नहीं भाई, इल्तुतमिश काफी योग्य हैं, तो हमें इनको शासक बनाना चाहिए। और बदायूं दिल्ली के नजदीक भी है, तो इल्तुतमिश की नजदीकता भी थी दिल्ली के अमीर लोगों के साथ में। इल्तुतमिश को शासक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब लाहौर के अमीर अलग चाह रहे हैं, दिल्ली के अमीर अलग चाह रहे हैं। तब तक पुत्र आराम शाह है, लेकिन इल्तुतमिश योग्य बहुत ज्यादा है। तो फिर टसल तो होनी थी, और इन दोनों के बीच में टसल होती है और एक युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं युद्ध। तो क्या आप लड़ाई बोल सकते हो उसको? युद्ध तो बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, तो छोटी सी लड़ाई थी, जूत की लड़ाई। इसको कुछ लोग लिखते हैं कि युद्ध। आप लड़ाई बोलो, युद्ध बोलो, वो मैटर नहीं करता है, बस याद रखना इसका नाम क्या था, कौन सा स्थान पर हुई थी। तो एक स्थान है जूत स्थान, और ये है हरियाणा के निकट, हरियाणा दिल्ली के निकट। ठीक है, 1210 में होती है। ठीक है, तो बस यही बात थी। लाहौर के अमीर आराम शाह को शासक बनाना चाहते थे, दिल्ली के अमीर इल्तुतमिश को शासक बनाना चाहते थे, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जूत की लड़ाई। और जूत स्थान कहाँ पर है? हरियाणा दिल्ली के निकट है। और लड़ाई कब होती है? 1210 में होती है। इसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यही निकलता है, इल्तुतमिश की विजय व आराम शाह की मृत्यु। तो बस 1210 में इल्तुतमिश शासक बन जाता है, और इसके बाद में जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी है वो 1210 से 1266 तक शासन करते हैं। और इल्तुतमिश का नाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, इसीलिए इसके वंश को शमसी वंश कहा जाता है। कुतुबी वंश में दो ही शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, जिनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। कोई कॉन्सेप्ट पीछे नहीं रहा है, हर एक चीज को अच्छे से हमने पढ़ लिया है। तो आज की कक्षा में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में मध्यकालीन भारत की, जहाँ पे हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन हम अच्छे से एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपका ये कक्षा देखने के लिए, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।